क्या भारत ईरान के साइड पर है या इजराइल के? अगर आप जनरली लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भारत इजराइल का दोस्त है, लेकिन अमेरिका कुछ और ही मानता है। अमेरिका कहता है कि भारत ईरान की इजराइल पर अटैक करने के लिए मदद कर रहा है, और तो और रशिया की यूक्रेन पर अटैक करने में भी हेल्प कर रहा है, और इसकी पनिशमेंट भारत को मिलने वाली है इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए। क्यों? इन ड्रोन्स की वजह से। भारत हमेशा से किसी भी दूसरे की वॉर में किसी की साइड नहीं लेता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी वॉर का हम पर इम्पैक्ट ही नहीं होता। शायद ये मोमेंट इसी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इसका इम्पैक्ट भारत के फ्यूचर पर हो सकता है। कैसे? समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, वॉर का बदलता रूप। एक वॉर कैसे दिखती है? आज के वॉर का रूप और हिस्टोरिक वॉर का रूप काफी अलग है। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि घोड़ों पर सवार हजारों की सेना एक दूसरे से मैदान में लड़ती थी, या फिर एक बड़ी सेना एक किले को घेर लेती थी, किसी को अंदर आने न देती और किसी को बाहर जाने न देती, घेराबंदी या फिर सीज लगाती ताकि किले के अंदर का राजा सरेंडर कर दे या फिर मैदान में लड़ने के लिए उतरे। पहले वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस में से वॉर लड़ी जाती थी। इन ट्रेंचेस में सिपाही रुके रहते और एक सेना को आगे एडवांस नहीं होने देते, यानी एक तरह से एक बैरियर बना देते। दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्लिट्जक्रीग स्टाइल काफी फेमस हुई। टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और नेवी को मिलाकर एक फास्ट और कोऑर्डिनेटेड अटैक नाजी जर्मनी अपने एनिमीज पर प्लान करता और उन्हें लैंड, एयर और सी हर तरफ से मजबूर कर देता कि वो अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। लेकिन ये सारे मेथड्स अब पुराने हो चुके हैं। अब है समय मॉडर्न वॉरफेयर का, जो डिजिटल वॉरफेयर और ड्रोन्स के रूप में लड़ा जाएगा। नहीं, हम टर्मिनेटर लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल वॉर में होना काफी कॉमन हो चुका है। ये वीडियो देखिए। यहाँ यूक्रेन पर एक ड्रोन स्ट्राइक होने के बाद यूक्रेन के सिपाही उस रबल में से कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? उन्हें इस मलबे में ऐसा क्या मिल सकता है? उन्हें चाहिए सबूत कि रशियन ड्रोन्स में अमेरिकन चिप्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन ये प्रूव कर पाए कि रशिया को अमेरिकन कंपनी सप्लाई कर रही हैं, तो फिर वो डायरेक्टली अमेरिका को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। और एक बार अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, फिर यूक्रेन एक स्टेप पीछे लेकर अमेरिका और रशिया को वॉर लड़ने दे सकता है। डॉक्टर मरीना मायरॉन किंग्स कॉलेज लंदन में डिफेंस रिसर्चर हैं। वो कहती हैं कि पहले अगर कोई टारगेट आइडेंटिफाई करना था तो एक्चुअली स्पाइस को भेजकर आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि लोकेशन क्या है, लेकिन अब ड्रोन्स के जरिए सिर्फ कुछ ही मिनटों में इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशंस आइडेंटिफाई हो सकता है, और तो और वही ड्रोन्स उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी अब आपके एनिमी को प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं देते। दैट्स व्हाई ड्रोन्स आर डेंजरस। जैसे रशिया ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, वैसे ही यूक्रेन भी करता है। पिछले साल रशिया पर इन टोटल 190 ड्रोन अटैक्स हुए, जिनके कुछ अटैक्स में रशियन प्लेन्स भी डिस्ट्रॉय हुए। इस वीडियो में सिर्फ एक $400 का ड्रोन $1 मिलियन के टैंक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्रेमलिन पर यूक्रेन ने किए इस ड्रोन अटैक के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस अटैक के थ्रू सीधा पुतिन को टारगेट किया गया था। सोचिए, जैसे हिटलर के बाद कुछ ही हफ्तों में नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, वैसे ही अगर पुतिन को ही एलिमिनेट किया जाए तो वॉर इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का यही मानना है, और इस ऑब्जेक्टिव में ड्रोन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये ड्रोन वॉरफेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही न्यूज आई कि रशिया ने यूक्रेन का एक यूएवी सेंटर डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 300 ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। चैप्टर 2, रशिया, ईरान और भारत। ओके, तो एक ड्रोन का वॉर में क्या रोल होता है ये हमने समझा, लेकिन इसमें भारत का क्या कनेक्शन? रशिया ने ईरान से शहीद 136 ड्रोन्स इंपोर्ट किए हैं, और यही ड्रोन्स यूक्रेन पर अटैक करने के लिए यूज भी हो रहे हैं। ये वही ड्रोन्स है जिनकी मदद से इजराइल पर कुछ हफ्तों पहले अटैक हुआ था। लेकिन ईरान यहाँ पर है और रशिया यहाँ पर, बीच में 4000 किलोमीटर की दूरी है। तो ये ड्रोन्स रशिया तक पहुंच कैसे रहे हैं?
यह है सहारा थंडर, जो सरफेस लेवल पर तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी दिखती है जो ऑयल, गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ ही समय पहले ये एक्सपोज हुआ था कि इसे ईरान का मिलिट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। यह है ईरान के ड्रोन इंडस्ट्री की सच्चाई। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे एडवांस ड्रोन्स ईरान बनाता है। ईरान एक ड्रोन सुपर पावर है और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ प्रॉफिट कमाने के लिए भी होता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स दूसरे देशों को और हमास, हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियार बेचकर प्रॉफिट कमाता है। इन्हें अमेरिका एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है। अमेरिका ये क्लेम करती है कि ईरान से ये ड्रोन्स रशिया तक पहुंचाने में इंडियन ट्रेडिंग और शिपिंग कंपनीज का हाथ है। इन टोटल उन्होंने 1 डजन से ज्यादा कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, जिनमें से 3 कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं। लेकिन ये सैंक्शंस होते क्या हैं? सैंक्शंस यानी स्ट्रॉन्ग एक्शन। वेस्टर्न देश दूसरे देशों से वॉर लड़ने के बजाय उन्हें फोर्स करते हैं ताकि वो गिव अप कर दें। उन पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबाव लाते हैं। सैंक्शंस पूरे देश पर लागू हो सकते हैं, जैसे रशिया पर हुए हैं, या फिर कुछ कंपनीज, कुछ ग्रुप्स या फिर कुछ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड भी हो सकते हैं। यानी सैंक्शंस पूरे देश पर नहीं लगे हैं, सिर्फ इन 3 कंपनीज पर लगे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक सीज का एग्जाम्पल दिया था, याद तो होगा ना? जैसे एक किले को घेर लिया जाता है, यहाँ एक तरह का ब्लैकमेल होता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो आपको बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाएगा। सैंक्शंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। 2022 से अमेरिका हमें सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी बार बार दे रहा है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन अब पहली बार अमेरिका ने किसी इंडियन कंपनी पर दबाव लाने की भी कोशिश की है। ये एक वॉर टैक्टिक ही है, जिससे हम अच्छे डिप्लोमेसी के वजह से ही अब तक बच पाए हैं, क्योंकि केपेबल लीडर्स भारत का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन क्या वेस्टर्न देशों ने इससे पहले भारत पर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए थे? चलिए समझते हैं। चैप्टर 3, भारत पर सैंक्शंस। भारत के लिए सैंक्शंस कोई नई बात नहीं है। दूसरे देशों ने हम पर सैंक्शंस लगाए हैं और हमने भी दूसरे देशों पर सैंक्शंस लगाए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हमने 1946 से लेकर 1993 तक साउथ अफ्रीका पर सैंक्शंस लगाए थे। बेसिकली हम उनसे ट्रेड नहीं करते थे, क्योंकि वहां अपार्थाइड था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता था। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे ही अपार्थाइड खत्म हो गया, भारत ने भी सैंक्शंस हटा दिए। ऑन दी अदर हैंड, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से भारत को कई सैंक्शंस फेस करने पड़े हैं। 1945 में अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया और उसे जापान पर यूज भी किया। उसके बाद पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर रेस शुरू हुई। यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने भी अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। लेकिन उन्हें अचानक डर लगने लगा कि बाकी के देश भी अपने अपने न्यूक्स बनाएंगे और फिर पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो उन्होंने 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की, जिसके थ्रू वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। डॉक्टर होमी भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत पहले से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी काफी सस्पिशियस तरीके से 1966 में डेथ हो गई और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे पड़ गया। हम एक न्यूक्लियर देश बने जरूर, लेकिन 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के साथ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल यूजर्स के लिए था जरूर, लेकिन फिर भी कनाडा और अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता? इसमें 2 मेन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड देश वो टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी था कि जिन देशों के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करने पर फोकस करेंगे। स्लोली सारे वेपन्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि फ्यूचर में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। लेकिन फोकस हमेशा सिर्फ पहली बात पर होता है, दूसरी बात पर नहीं। इसीलिए आज दुनिया के 93% न्यूक्लियर वेपन सिर्फ 2 देशों के पास है, अमेरिका और रशिया, और बाकी के सिर्फ 7% वेपन्स इन 7 देशों के पास। नाउ हाउ इज दैट फेयर? इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका $1 ट्रिलियन स्पेंड करेगा ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज कर पाए। वापस आते हैं सैंक्शंस पर। जब 1998 में हमने पोखरण में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की, उसके बाद अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए। इवन जापान ने हमसे पॉलिटिकल एक्सचेंज और हमें मिलने वाला इकोनॉमिक एड कम कर दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो छोड़ दीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अमेरिका ने इसरो पर भी सैंक्शंस लगाए थे।
1992 में जब रशिया हमें रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था, तब अमेरिका ने इसरो पर सैंक्शंस लगाए। अगर आपने रॉकेटरी मूवी देखी होगी तो उसमें इस मुद्दे को थोड़ा सा टच किया है। सैंक्शंस के थ्रू कोई भी देश उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करने से हमें रोक सकता है। जैसे कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका ने हमें उनकी जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज करने से रोका था। सोचिए, आज कितनी सारी टेक्नोलॉजी के लिए हम फॉरेन देशों पर निर्भर है। ये कैमरा, ये माइक, ये वीडियो जिस मशीन पर एडिट होगा वो मशीन और उसका सॉफ्टवेयर भी फॉरेन कंपनीज का। यानी किसी भी मोमेंट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर सैंक्शन एक ऐसा हथियार है जो बस एक बटन दूर होता है। इसीलिए आने वाले समय में हमें हमारी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। जैसे इसरो ने नाविक बनाया जो हमारा खुद का जीपीएस अल्टरनेटिव है। एंड एट द सेम टाइम हमें सब देशों से अच्छे रिलेशंस बरकरार भी रखने हैं। चैप्टर 4 सैंक्शंस का इम्पैक्ट। नाउ इतनी सारी बातें समझने के बाद आप ही सोचिए कि अमेरिका का 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शन लगाने से हमें क्या फर्क पड़ता। इन कंपनीज के नाम शायद आपने और हमने सुने भी नहीं होंगे। अगर बात इतनी छोटी सी है तो इस पर इतना लंबा वीडियो क्यों? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये एक वार्निंग शॉट है। इस मैप को देखिए, ईरान, रशिया और भारत कई सालों से ट्रेड पार्टनर्स हैं और फिलहाल जो रूट हम ट्रेड के लिए लेते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। इस रूट को कंप्लीट करने के लिए 40 से 60 दिन लगते हैं, लेकिन हम 3 देश 2002 से एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, जिससे ट्रांजिट टाइम 25 से 30 दिन तक नीचे आ जाएगा और कॉस्ट भी 30% कम होगी। और इस रूट की खासियत यह है कि ये रूट यूरोप से होकर नहीं गुजरता। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये पूरा रूट वेस्टर्न सैंक्शन से मीलों दूर होगा। ये डेवलपमेंट्स वेस्ट तोड़ना चाहता है, भारत को एक साइड लेने के लिए मजबूर करना चाहता है, फिर वो कोई भी साइड क्यों ना हो। दुनिया में एक के बाद एक जैसे इवेंट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत एक काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है, जहां हमारी किसी से भी पर्टिकुलरली दुश्मनी नहीं है। हम इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं, उन पर होने वाले टेरर अटैक्स को क्रिटिसाइज करते हैं। एट द सेम टाइम हम पैलेस्टाइन में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं। हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं और हमारे ऑयल नीड्स को समझकर जो हमारे बेनिफिट में है वो करते हैं। एट द सेम टाइम पुतिन को काफी अच्छी तरीके से वॉर रोकने के लिए भी कहते हैं। हमारा ये नॉन अलाइनमेंट का स्टांस हमारे लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन ये हमें अमेरिका के लिए काफी अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अमेरिका ये चाहता है कि उन्हें एक क्लियर इंडिकेशन मिले कि हम उनके साइड पर है या रशिया के साइड पर। अमेरिका हमें चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तौर पर देखता है। अगर कल चाइना के साथ अमेरिका की वॉर होती है तो अमेरिका को हमारी जरूरत होगी और इसीलिए अमेरिका हमसे डायरेक्टली सारे रिलेशंस तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उनके कंट्रोल में रखता है ताकि हम ज्यादा इंडिपेंडेंट ना बने। फिर वो WTO में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के तौर पर हो या सैंक्शंस के तौर पर, हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करके हो या फिर हमें ब्लेम करके कि हम पन्नू को मारने की साजिश कर रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि शॉर्ट टर्म में इन सैंक्शंस का भारत पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक साइन है, ये एक वार्निंग शॉट है जिसके बाद शायद यूरोपियन कंपनीज भी हम पर अलग अलग सैंक्शंस लगाना स्टार्ट करें। रशिया से ऑयल लेने पर वेस्ट ने हमें वार्न जरूर किया था, लेकिन हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली थी, लेकिन अब वो एक्शन ले रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में ये छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत रखती हैं। एक टर्म होती है स्नोबॉल इफेक्ट। जब एक स्नोबॉल पर्वत के ऊपर होता है तो काफी छोटा होता है, लेकिन पर्वत के नीचे आते आते वो काफी बड़ा बन जाता है। शुरुआत में कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बात इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक चिंगारी पूरे फॉरेस्ट को जलाकर रख सकती है। तो इस वीडियो में हमने कई सारे अलग अलग टॉपिक्स को टच किया, एक आसान भाषा में वॉर का बदलता हुआ रूप समझा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में समझा और ये भी समझा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस का हम पर कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि एज वी ऑलवेज से इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।